हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल के सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्न कारकों में से कौन सा कंडक्टर प्रतिरोध को बदल नहीं सकता है? लंबाई, क्षेत्रफल, तापमान, वोल्टेज। अब देखिए, रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? R इक्वल रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये तो हमारा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब आया लंबाई और एरिया। अब देखिए, चूंकि लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस और क्षेत्रफल के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर लंबाई हमारी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। मतलब लंबाई बढ़ाने पर क्षेत्रफल घटता है, रेजिस्टेंस घटता है, बढ़ता है, तथा क्षेत्रफल बढ़ाने पर रेजिस्टेंस हमारा घटता है। इस हिसाब से हमारे ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होंगे। अब तापमान है तीसरा। तापमान क्या कहता है? देखिए, तापमान दो प्रकार के होते हैं, एक एनटीसी, एक पीटीसी। पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब कि किसी चालक मतलब तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़े तो जो भी जितने भी कंडक्टर हैं सब पीटीसी में आते हैं। जैसे कॉपर कंडक्टर का हम तापमान बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाए, इसलिए हमारा तीसरा भी आंसर नहीं होगा। अब आता है वोल्टेज। वोल्टेज हमारा, जैसे ये हमारा एक सर्किट है, ये हमारा सर्किट है, ये हम वोल्टेज दिए, ये रेजिस्टेंस है, ये तो एक कांस्टेंट है, स्थिरांक है ना। इधर से अगर हम इसको चेंज भी करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो हमारे इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब हमारा इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, खुले परिपथ का प्रतिरोध और धारा का मान क्या होगा? देखिए क्या मतलब है इसका। ये सर्किट है हमारा, इधर हमारा लगा है वोल्टेज स्रोत। ठीक है, अब देखिए, ये वोल्टेज है, इस वैल्यू पर हमारा रेजिस्टेंस क्या है? ओपन है, तो रेजिस्टेंस तो इसका अनंत होगा। जब रेजिस्टेंस हमारा अनंत है, इस स्थिति में हमारी करंट, परिपथ पूरा ही नहीं हो रहा, ये ओपन हो गया मतलब परिपथ पूरा ही नहीं हो रहा, तो हमारी करंट का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद है फ्लक्स घनत्व की इकाई। फ्लक्स घनत्व को हम किससे दर्शाते हैं? बी। ठीक है, इसकी इकाई क्या हो, मतलब परिभाषा के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या होता है? फ्लक्स पर एरिया। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स और एरिया, तो इसका क्या हो जाएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये हमारी, ये ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो हम इसकी एसआई यूनिट देखते हैं, तो इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, अब देखिए, चौथा क्या दिया है, गलती से एक सेल का कनेक्शन समांतर समूह से विपरीत हो जाता है तो सेल के समूह में क्या घटित होगा? अब देखिए, इसके लिए हम आपको बताते हैं, ये अब देखिए, ये क्या दिया है, गलती से एक सेल कनेक्शन समांतर समूह से उत्क्रमित हो जाता है तो सेल के समूह में क्या घटित होगा? तो इसमें किसके कहने का मतलब ये है, ये एक सेल, ये एक सेल और ये एक सेल, अभी तो मान लीजिए ये तीनों ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्लस का प्लस से, प्लस का प्लस से, प्लस का प्लस से, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अभी ये पूरे इस तरह जुड़े हुए हैं। इसके कहने का मतलब क्या है, समांतर में एक समूह विपरीत हो जाए, मतलब ये प्लस प्लस माइनस माइनस और ये माइनस प्लस, ये बोल रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये प्लस, तो इस हिसाब से आपको देखना। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा। देखिए, इसमें जो हमको वोल्टेज प्राप्त होगी, ये वाली वोल्टेज, ये कभी नहीं बढ़ती है, क्योंकि पैरेलल में सभी जगह पे वोल्टेज का मान सेम होता है। फिर दूसरा क्या बोलता है, आउटपुट वोल्टेज घट जाएगी, वोल्टेज सभी में सेम रहेगी, इसलिए ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। अब तीसरी कंडीशन क्या है,
अधिक धारा प्रवाहित होगी और सेल खराब हो सकता है। चूंकि प्लस का माइनस माइनस का प्लस से जुड़ा है तो ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन होगी। शॉर्ट सर्किट में धारा बहुत ज़्यादा प्रवाहित होगी, बहुत ज़्यादा। और जब बहुत ज़्यादा प्रवाहित होगी तो हमारा सेल खराब भी हो सकता है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? थर्ड नंबर। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है? एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, हमको एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो एक कूलाम बराबर 1/1.602 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे एक कूलाम का क्या आएगा? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, इसमें तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? डी नंबर। जब इसका डी नंबर आंसर होगा तो हमारा इसमें ये हो जाएगा। इसके लिए इसका ऑप्शन होगा 6.242 इंटू 10⁻18। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यदि समांतर में जुड़े हुए 4 प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध R हो तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम ऑप्शन के हिसाब से चेक करेंगे। तो जब ऑप्शन के हिसाब से चेक करेंगे तो हमारा क्या है? 4 प्रतिरोध है। 4 जुड़े हैं किस में? पैरेलल में। ये 4 हमारे पैरेलल में जुड़े हैं। अब ये क्या बोलता है कि 4 प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध R है, मतलब हमारा जो इक्विवेलेंट इसका रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पर, ये हमारा R आएगा। अब हम ये 4 ऑप्शनों में चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया यदि सभी R वैल्यू के हों। तो जब R वैल्यू के होंगे तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। इसका एलसीएम लेंगे तो R जोड़ेंगे प्लस 4 आएगा। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? R/4। R तो नहीं आ रहा ना, इसलिए हमारा ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये वाला गलत हो गया। दूसरा क्या दिया है? 4/R, ये पहला है। दूसरा क्या है? 4/R। तो R REQ बराबर, चूंकि ये सभी दिए 4/R के, तो हम 1/R करेंगे तो R/4 हो जाएगा। फिर R/4, फिर R/4, फिर R/4। ठीक है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4, इसका एलसीएम आएगा, और जब एलसीएम सेम है तो 4R आ जाएगा इसका। ये कटा तो 1/REQ। अब चूंकि ये नीचे इसको ऊपर ले जाएंगे तो REQ बराबर क्या आ जाएगा? 1/R। ये भी हमारा नहीं है क्योंकि हमको R लाना है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा क्या दिया? अब सभी को हम क्या मानते हैं? 4R। तो R इक्विवेलेंट बराबर 1/4R प्लस 1/4R प्लस 1/4R प्लस 1/4R। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा? 4R। सभी में जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 4 से 4 कट गया। REQ बराबर 1/R, तो REQ बराबर कितना आ जाएगा? R। मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें? 4R। ठीक है, अब देखिए विद्युत प्रतिरोध की इकाई, ये तो लगभग सभी को पता है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। ये होती है आवेश, इसका ये ऑप्शन होगा। अगर आवेश की इकाई पूछता है तो कूलाम, अगर चालकता की इकाई पूछता तो महो, चालक की महो और चालकता की महो प्रति मीटर। लेकिन अगर प्रतिरोधकता की पूछ लेता, रजिस्टिविटी की क्या होती है? ओम मीटर। ठीक है, रजिस्टिविटी की, हाँ, रजिस्टिविटी की ओम मीटर, और कंडक्टिविटी की महो पर मीटर।
ठीक है ना। एक चीज़ याद रखिएगा, रजिस्टिविटी जो होती है ये ना लंबाई पे डिपेंड करती है, इसको रो से दर्शाते हैं, ये ना लंबाई पे डिपेंड करती है ना एरिया पे डिपेंड करती है, ये पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करती है कि ये किस पदार्थ का बनाया गया है। कौन सा तरल, अगला क्वेश्चन है, कौन सा तरल विद्युत के प्रवाह का विरोध नहीं करता है? तनु अम्ल, तनु क्षार, तनु लवण, आसुत जल। तो इसमें आपको पता है कि ये जो आसुत जल है, शुद्ध जल, वो धारा का प्रवाह नहीं करता है। दूसरे क्या है, तनु अम्ल, मतलब जैसे हम H2SO4, HCl, इनमें जब धारा हम सप्लाई देते हैं तो ये अपने आयनों में विभक्त होते हैं। जैसे हम अगर H2SO4 में डालते हैं सप्लाई तो H पॉजिटिव तथा SO4 2 निगेटिव, ये दो ठोड़ हुए तो दो, इसलिए अपने अणु विभक्त हो गए, अणु विभक्त हो गए तो इसमें से धारा का प्रवाह होने लगता है। तनु क्षार की भी यही कंडीशन होती, तनु लवण की भी यही कंडीशन, लेकिन आसुत जल वो अपने अणु विभक्त नहीं होता, इसलिए इसका आंसर होगा हमारा आसुत जल। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बैटरी जिसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा 30 ओम का प्रतिरोध है का पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात कीजिए। इसका ईएमएफ 15 वोल्ट है, कुल आंतरिक प्रतिरोध 20 ओम 2 ओम है। अब देखिए इसके कहने का मतलब क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज सोर्स हमारा, इसमें एक रेजिस्टेंस ये जुड़ा हुआ है, ये होता है लोड रेजिस्टेंस। इसमें धारा कितने की प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर की। ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितने ओम का है, 2 ओम का है। लोड रेजिस्टेंस 3 ओम का है, ये है 15 वोल्ट की। अब ये क्या बोलता है कि इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट के मध्य कितना वोल्टेज आएगा। अब देखिए जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो इसमें तो रेजिस्टेंस है, ये कुछ ड्रॉप कर देगी, तो V3, हम इसको V3 माने हैं, ठीक है। तो I इंटू आर जब माने हैं तो धारा तो एक ही सर्किट है, पूरे में धारा वही प्रवाहित होगी, 2 इंटू रेजिस्टेंस का मान है 3, तो ये 6 वोल्ट आ गया। मतलब इसमें कितने वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, 6 वोल्ट का। अब हमको विभवांतर क्या होता है, दो विभव के बीच का अंतर, यहाँ पे हमको 6 वोल्ट प्राप्त हो गया, यहाँ पे 15 वोल्ट दिए हैं, तो विभवांतर क्या होगा, PD बराबर 15 माइनस 6 बराबर 9 वोल्ट। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 वोल्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, धारिता की इकाई, कैपेसिटर, जिसको हम इस तरह दर्शाते हैं, ठीक है ना, ये है कैपेसिटर, इसकी इकाई होती है फैरड, ठीक है, धारिता की इकाई होती है फैरड। इसके लिए हमारा ऑप्शन ये होगा। लेकिन अगर प्रतिरोध की पूछता है तो ओम, इंडक्टर की पूछता है हेनरी, ये है धारा की इकाई। लेकिन अगर कोई भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस या कि इम्पीडेंस, इन सभी की यूनिट क्या होती है, ओम ही होती है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, अगला क्वेश्चन, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम्ब। मतलब जब किसी परिपथ में 1 कूलम्ब आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितने जूल का, मतलब जितना कार्य करना पड़ता है, उसे 1 वोल्ट कहते हैं। ये जो है तो वोल्टेज ऐसा यूनिट है, ये क्या है, व्युत्पन्न यूनिट है। मतलब इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, 1 नंबर, जूल प्रति कूलम्ब, ठीक है। पदार्थ की चालकता अनुपातिक है। अब देखिए इसमें आप क्या है, पदार्थ की चालकता अनुपातिक है, मतलब G बराबर किसके अनुपात में होगी, क्योंकि चालकता तो आपको पता है, चालकता बराबर 1 प्रतिरोधकता, ठीक है, प्रतिरोधकता चालकता, ठीक है। मतलब प्रतिरोध क्या, व्युत्क्रम है, मतलब अपोजिट है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहला ऑप्शन रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे चालकता घट जाएगी, इसलिए ये नहीं होगा। अब दूसरा रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे चालकता घटेगी, मतलब हमारा 1/R प्रतिरोधक, इसको अगर बढ़ाते हैं तो ये घट जाती है, इसको अगर घटाते हैं तो ये बढ़ जाती है, इसलिए हमारा इसके लिए ऑप्शन क्या होगा, 2 नंबर। फिर इसमें क्या बोलता है, निम्न में सबसे कमजोर बल है। सबसे कमजोर बल एग्जाम्पल के तौर पे आप मान के चलिए कि जो प्रकृति द्वारा बल लगते हैं सभी कमजोर होते हैं, जैसे ग्रेविटी, ये सबसे कमजोर होगा ये। अब देखिए मजबूत नाव की स्त्री बल, कमजोर नाव की बल, ठीक है ना। अब देखिए नाव की बल जो है, जैसे ये प्लस Q है
और एक माइनस क्यू है, तो इसमें बहुत आकर्षण बल लगेगा। इसको हम तोड़ नहीं सकते जब तक कि इनकी ऊर्जा समाप्त नहीं हो जाती है। इसी प्रकार एन और एस बहुत आकर्षण बल लगता है, क्योंकि ये अपने से बनाए जाते हैं, प्राकृतिक चुंबक नहीं है। इसलिए हमारा इसका कमजोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण। अब क्या बोला है 14 नंबर क्वेश्चन, 2 सेकंड इकाई की लंबाई वाले एक सुचालक में 2 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। इसके माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी? अब हमको इसमें धारा निकालनी है। तो ये देखिए, Q इक्वल क्या होता है? I इंटू टी। हमको I निकालना है, तो I बराबर Q अपान टी। Q का मान कितना दिया है? 2 कूलाम। 2 समय 2 सेकंड, ये तो I बराबर 1 एम्पियर। मतलब धारा कितनी आ गई इसमें? 1 एम्पियर। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन, यदि एक सुचालक में उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाए, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा अपने प्रारंभिक मान से कितने मान का क्या हो जाएगी? अब देखिए, ऊष्मा पूछा है ना, ऊष्मा का फार्मूला क्या होता है? H इक्वल आई स्क्वायर आर टी। ये तो हमारा कांस्टेंट रहेगा। समय भी यार ये कांस्टेंट रहेगा। समय भी इसमें कुछ वैल्यू दी, एक निश्चित समय के लिए हम मानते हैं। इस तरह क्वेश्चन में एक निश्चित समय, तो समय भी हम चेंज नहीं करते हैं, तो ये भी स्थिर रहेगा हमारा। अब हमारा चेंज क्या हो रहा है? ऊष्मा। तो सीधे सीधे किस पर होगी? या तो इस पे होगी, तापमान पे अगर हम चेंज करते हैं तो, और या कि धारा पे। इसमें तो हमारा ये चेंज नहीं होगा, तो इसलिए H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अब ये बोल क्या रहा है? प्रारंभिक मान का 16 गुना हो गई है। मान लीजिए पहले हम मानते हैं धारा, धारा बराबर है 1 एम्पियर, ठीक है। तब हमारा ऊष्मा थी 1 जूल। अब हमको 16 जूल करनी है, तो धारा हमको ज्ञात करनी है I2, और ये होना चाहिए 16 जूल। अब देखिए, तो H अपान 16, क्योंकि ये पहला है H, ये 16 दूसरा। इस प्रकार I1 अपान I2, ठीक है ना। I दिया है 1 एम्पियर, 1/स्क्वायर में हो गई है, ठीक है। 1/16 बराबर 1 अपान I2 का स्क्वायर। तो अब सीधे ऊपर हैं, तो I स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 16। तो I2 बराबर √16, मतलब I2 कितना हो जाएगा? 4। मतलब I2 हमारा क्या होगा? 4 एम्पियर। मतलब अगर धारा को 4 गुना कर दें तो हमारी ऊष्मा 16 गुना बढ़ जाती है। मतलब इसका हमारा आंसर क्या होगा? डी। थैंक यू।